तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जावा की एक बहुत ही फंडामेंटल एक बुनियादी चीज को समझने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट जिसके बिना जावा में डेटा को ग्रुप्स में मैनेज करना लगभग नामुमकिन है, और वो है कलेक्शन इंटरफेस। अब जरा सोचिए, जब भी हम कोड लिखते हैं ये सवाल तो आता ही है ना? हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और हमें उसे एक साथ रखने की, उस पर काम करने की जरूरत पड़ती है। खुशी की बात यह है कि जावा इसके लिए एक बहुत ही शानदार और मजबूत सॉल्यूशन देता है। तो जावा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? जावा का सॉल्यूशन एक बड़े ही कमाल के आइडिया से शुरू होता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। एक ऐसा मास्टर प्लान जो ये तय करता है कि डेटा के कोई भी ग्रुप आखिर काम कैसे करेंगे। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, द कलेक्शन इंटरफेस। ये कोई क्लास नहीं है, ध्यान रहे, ये एक इंटरफेस है। बस कुछ नियम, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। ये जावा 1.2 में आया था और तब से लेकर आज तक ये पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क की नींव है। और ये एनालॉजी, ये मिसाल सच में बहुत ज़रूरी है। आप सीधे कलेक्शन इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी बिल्डिंग के नक्शे में उसके ब्लूप्रिंट में रह तो नहीं सकते, है ना? ये सिर्फ ये बताता है कि एक कलेक्शन को कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो सवाल उठता है कि अगर हम इस ब्लूप्रिंट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो फिर इसका फायदा क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, ये ब्लूप्रिंट अकेला नहीं है, ये कई फैमिलीज को, कई तरह के ग्रुप्स को जन्म देता है जो इसके बनाए नियमों पर चलते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन है। ये है वो 3 मेन फैमिलीज जो कलेक्शन से निकली हैं: लिस्ट, सेट और क्यू। और हर एक का अपना एक अलग अंदाज है। जैसे लिस्ट में चीजें एक ऑर्डर में होती हैं और डुप्लीकेट्स भी चल जाते हैं। सेट कहता है भाई मेरे यहाँ डुप्लीकेट नहीं चलेगा, सिर्फ यूनिक आइटम्स। और क्यू वो तो प्रोसेसिंग की लाइन है, एक के बाद एक। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, जो असल क्लासेस हम इस्तेमाल करते हैं जैसे अरे लिस्ट या हैश सेट, वो सीधे कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करती। नहीं, वो पहले इन परिवारों में से किसी एक को चुनती हैं, लिस्ट, सेट या क्यू, और फिर कलेक्शन के सारे नियम उन्हें विरासत में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम फैमिलीज को समझ गए हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब को एक धागे में पिरोती है, एक यूनिवर्सल टूल बॉक्स। हर कलेक्शन, चाहे वो लिस्ट हो, सेट हो या क्यू, उसके पास कुछ कॉमन टूल्स तो होंगे ही होंगे। और ये रहे वो टूल्स। देखिए, ऐड से आप कोई आइटम डाल सकते हैं, रिमूव से निकाल सकते हैं, साइज से पता चल जाएगा कि अंदर कितनी चीजें हैं, और कंटेन से आप पूछ सकते हैं अरे क्या ये वाली चीज अंदर है। फिर क्लियर से सब कुछ साफ, और इस एम्प्टी से पता चलता है कि कलेक्शन खाली है या नहीं। एकदम शॉपिंग कार्ट की तरह, है ना? सामान डालो, निकालो, देखो कितना है। हाँ, और भी टूल्स हैं। टूल बॉक्स इससे भी बड़ा है, जैसे ऐड ऑल है, जिससे आप एक पूरे कलेक्शन को दूसरे में डाल सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो अगर ये 6 आपको समझ आ गए तो समझ लीजिए कि आपने नींव मजबूत कर ली है। आप लगभग किसी भी कलेक्शन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद असली सवाल तो ये है कि ये सब मायने क्यों रखता है? ये ब्लूप्रिंट और ये टूल बॉक्स इतने पावरफुल क्यों हैं? चलिए इसका सबसे बड़ा फायदा समझते हैं। जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है: प्रिडिक्टेबिलिटी एंड पावर, यानी एकरूपता और ताकत। जब हर चीज एक स्टैंडर्ड तरीके से काम करती है तो हमें पता होता है कि क्या होगा। इससे हमारा कोड भरोसेमंद बनता है, और यही चीज हमें मजबूत कोड लिखने की शक्ति देती है। और यहीं पर असली जादू सामने आता है। एक बार अगर आपने कलेक्शन इंटरफेस के नियम और उसके यूनिवर्सल टूल बॉक्स को सीख लिया ना, तो आप जावा के दर्जनों अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक ऑपरेशंस को चुटकियों में समझ जाएंगे। चाहे वो अरे लिस्ट हो, हैश सेट हो या प्रायोरिटी क्यू, सबका फंडामेंटल तरीका एक ही है। सोचिए कितना समय बचता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? एक ब्लूप्रिंट जो अनगिनत स्ट्रक्चर्स को एक ही तरीके से काम करने का डिसिप्लिन देता है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अब जब ये टूल बॉक्स हमारे सामने खुला पड़ा है, तो इससे क्या क्या बनाया जा सकता है?